नमस्कार दोस्तों, DFAIS प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और पॉलिटी की क्लास में हम MCQ वाला पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं और इसमें हमने जो मूल अधिकार के MCQ हैं यानी कि फंडामेंटल राइट के, उनको कंप्लीट कर लिया है। और आज हम देखिए इसमें DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित जो भी MCQ हैं, किसी भी एग्जाम में आए हों, चाहे वो IAS एग्जाम में हो या UPPSC या MPPSC, किसी भी एग्जाम में हो या वनडे एग्जाम में जिनमें SSC जैसे एग्जाम शामिल हैं, उन सबको हम करेंगे। जो भी DPSP से संबंधित क्वेश्चन है वो सभी हम इसमें करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, तो इसके बारे में बताया गया है। देखिए थोड़ी कठिन हो सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? संविधान के निर्माताओं के मुख्य उद्देश्य। ये ऐसे सिद्धांत हैं जिनके द्वारा राज्य को अच्छा शासन चलाने के निर्देश दिए गए हैं। ये ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना के आदर्श हैं जिन्हें अच्छे विचार के व्यक्तियों द्वारा अपनाया जाना चाहिए। संविधान के भाग 3 द्वारा लागू ऐसे सामाजिक अधिकार जिनका व्यक्तिगत अधिकार के रूप में अनुमोदन प्राप्त है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? देखिए, संविधान के निर्माताओं के मुख्य उद्देश्य, ये आप देखिए, इनमें से हम पहले गलत जो ऑप्शन है उन्हें हटाएंगे। ठीक है, तो देखिए संविधान के निर्माताओं के मुख्य उद्देश्य, तो इन्हें संविधान के निर्माताओं के मुख्य उद्देश्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि मुख्य उद्देश्य में कई चीज़ें शामिल थी। प्रस्तावना था, मूल अधिकार था, ठीक है, ये सब चीज़ें शामिल थी। दूसरा है, ये ऐसे सिद्धांत है जिनके द्वारा राज्य को अच्छा शासन चलाने के निर्देश दिए गए। तो इसको हटिए, देखिए यहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो हमको पता है कि ऑप्शन ठीक है, ये भी होगा। लेकिन हम ये समझेंगे कि ऑप्शन A, C, D गलत क्यों है। ठीक है, तो ये समझना जरूरी है। ये MP APO प्री 2008 का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना के आदर्श हैं जिन्हें अच्छे विचार के व्यक्तियों द्वारा अपनाया जाना चाहिए। तो व्यक्तियों द्वारा अपनाया जाना चाहिए ये नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए राज्य का कर्तव्य है। DPSP ये देखिए सही है ऑप्शन भी। यहाँ कहा गया राज्य को अच्छा शासन चलाने के निर्देश दिए गए हैं, तो ये राज्य को, राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, और जी डी में कहा गया है, देखिए संविधान के भाग 3 द्वारा लागू ऐसे सामाजिक अधिकार जिनका व्यक्तिगत अधिकार के रूप में अनुमोदन प्राप्त है। तो भाग 3 में नहीं है, देखिए DPSP शामिल है हमारे जो राज्य के नीति तो हैं भाग 4 में। ठीक है, और ये आर्टिकल 36 से 51 तक लागू है, तो इसीलिए डी भी रॉन्ग होगा। ठीक है, ये भी रॉन्ग होगा, और मुख्य उद्देश्य नहीं, ये भी रॉन्ग होगा, तो ये वाला रॉन्ग होगा। और ये ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना के आदर्श इन्हें अच्छे विचार के व्यक्तियों द्वारा अपनाए जाने चाहिए। तो ये व्यक्तियों द्वारा कहा गया है, इसलिए ये भी रॉन्ग हुआ, क्योंकि इन्हें राज्य द्वारा लागू कराया जाएगा। ठीक है, इसलिए ये तीनों ऑप्शन गलत हुए। ऑप्शन भी सही होगा, क्योंकि राज्य के अच्छा शासन चलाने के निर्देश दिए गए हैं, यानी कहा गया है कि DPSPओं को राज्य का कर्तव्य है कि वे लागू कराएं और कल्याणकारी कार्य करें। नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, तो ये देखिए MPPSC प्री 1992 और MPPSC प्री GS 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? वाद योग्य नहीं, मौलिक अधिकार कोई नहीं। तो ये कहा गया है इसमें वाद योग्य नहीं। तो इसका अर्थ क्या है? देखिए वाद योग्य का अर्थ है, देखिए मौलिक अधिकार वाद योग्य है, मौलिक अधिकार वाद योग्य है, क्योंकि यदि इनका हनन होता है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन DPSP तत्व वाद योग्य नहीं है, क्योंकि यदि इनका हनन होता है यानी कि सरकार इन्हें लागू नहीं करती है, तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते। इसलिए कहा गया है कि ये वाद योग्य नहीं है। ठीक है, और जबकि यहाँ होता है यदि कि मौलिक अधिकार क्या है तो वो वाद योग्य होते, तो ये ध्यान रखना। राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत हैं, ये छत्तीसगढ़ सिविल जज में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायोचित हैं, गैर न्यायोचित हैं, सभी न्यायोचित नहीं है, लेकिन इनमें से कोई नहीं। तो इसमें होगा गैर न्यायोचित। इसका भी अर्थ यही है, गैर न्यायोचित का मतलब आप न्यायालय में नहीं जा सकते। यदि इनका हनन होता है यानी कि इन्हें सरकार लागू नहीं करती है, तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते, क्योंकि ये सरकार की स्वेच्छा पर निर्भर है। वो लागू करे जब संसाधन हो उसके पास तब लागू करे, यानी कि उसकी स्वेच्छा पर आधारित है, अनिवार्य नहीं है कि आप, यदि इनका हनन होता है यानी कि इन्हें लागू नहीं किया जा सकता है तो आप न्यायालय में जाएं, ऐसा नहीं होगा। जबकि मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। इसलिए मूल अधिकार न्यायोचित हैं, यानी कि न्याय प्राप्त किया जा सकता है, न्यायालय में जाया जा सकता है।
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना किसका कर्तव्य है? किसी का नहीं, राज्य का, केंद्रीय शासन का ही, केवल भारत के सभी नागरिकों का। तो ये नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, राज्य का यानी सरकार, यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी का कर्तव्य है कि राज्य इन्हें लागू करेगा। यदि सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता तो एक नागरिक निम्न में से किसके पास जा सकता है? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि डीपीएसपी तत्वों को लागू नहीं किया जाता है तो आप कहीं नहीं जा सकते, यानी कि न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। यदि मूल अधिकारों को लागू नहीं किया जाता है तो आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं, यानी कि न्यायालय में जा सकते हैं, क्योंकि ये वाद योग्य हैं और न्यायोचित हैं, इसलिए न्यायालय में जाया जा सकता है। लेकिन डीपीएससी तत्वों को लागू करने के संबंध में न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। ठीक है, ये सरकार की स्वेच्छा पर आधारित है। तो इनमें से आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन। अब देखिए 6 क्वेश्चन है। कोई भी व्यक्ति जो किसी नीति निर्देशक सिद्धांत के उल्लंघन से प्रभावित होता है वो न्यायालय में नहीं जा सकता है। नीति निर्देशक सिद्धांतों को न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। तो ये देखिए IAS प्री 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी में ए आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, और डी में कहा गया ए गलत है परंतु आर सही है। तो IAS प्री 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा ए। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो किसी नीति निर्देशक सिद्धांत के उल्लंघन से प्रभावित होता है वह न्यायालय में नहीं जा सकता। ये सही है स्टेटमेंट, और नीति निर्देशक सिद्धांत को न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। ए भी स्टेटमेंट सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण भी है और सही व्याख्या करता है, यानी कि न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है, यानी कोई व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकता है। क्योंकि ऊपर हमने क्वेश्चन देखे उनमें कहा गया है ये वाद योग्य नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत महत्व के हैं, न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, राज्य का कर्तव्य है कि विधि निर्माण में उनका सम्मान करे। तो इनमें से कौन से सही है? तो ऑप्शन ए बी सी डी, तो इसमें है यूपीपीएससी प्री 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसमें तीनों ही ऑप्शन सही होंगे। देखिए क्योंकि देखिए देश के शासन में मूलभूत महत्व के हैं, क्योंकि ये सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करते हैं, न्यायालयों द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते हैं, देखिए वाद योग्य नहीं है इसलिए न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते हैं, राज्य का कर्तव्य है कि विधि निर्माण में उनका सम्मान करें। तो राज्य का कर्तव्य है कि वो जब भी कानून बनाए तो नीति निर्देशक तत्वों का सम्मान करें, यानी कि इनको देखकर ही कानून का निर्माण करें। तो इसलिए तीनों सही हो। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सीधा संबंध है केवल सामाजिक न्याय, केवल आर्थिक न्याय, केवल राजनीतिक न्याय, उपरोक्त सभी। तो इसमें होगा उपरोक्त सभी। देखिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तीनों सुनिश्चित करते हैं, यानी कि इनसे क्या है समाज का कल्याण भी होगा और समाज को आर्थिक लाभ भी पहुंचेगा और राजनीतिक न्याय भी इनसे सुनिश्चित होगा। ठीक है, तो इस समाज की भलाई के लिए हैं और समाज को आर्थिक और राजनीतिक दोनों प्रकार का लाभ इनसे प्राप्त होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के पीछे बाध्यकारी बल है लोकमत का, सरकार का, संविधान का, प्रशासन का। तो इसमें सरकार, संविधान, प्रशासन किसी का बल नहीं है, ये लोकमत का, यानी कि जनता ऐसी सरकार चुनना चाहती है जो उसका कल्याण करे, इसीलिए लोकमत यानी कि लोगों के मत पर निर्भर है। लोग कैसी सरकार चुनते हैं, अच्छी सरकार चुनेंगे तो अधिक से अधिक कल्याण करेगी। तो यूपी सिविल जज प्री 2014 में पूछा गया क्वेश्चन। भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख पाया जाता है? तो ये में देखिए अनुच्छेद 36 से 51, 36 से 52, 36 से 53, 36 से 54। तो उत्तर प्रदेश PCS में 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो सरल है, अनुच्छेद आर्टिकल 36 से 51 तक है। और ये भाग कौन सा है? भाग 4। तो ये क्वेश्चन हुए, कुछ क्वेश्चन बचे हैं तो हम इसी सीरीज में करने की कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में। और इसी प्रकार हमारी ये क्वेश्चन आंसर की जो MCQ क्वेश्चन है उनकी सीरीज चलती रहेगी। केवल आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और हिस्ट्री की क्लास भी इस पर मिलेगी, हिस्ट्री हिंदी की, और पॉलिटी की क्लास भी जिसमें हमने विस्तार से समझाया है, वो सभी क्लास इस पर अवेलेबल है। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और सभी क्लासों को फ्री प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।